हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बच्चों चैप्टर 18 शुरू करने जा रहे हैं। इसकी वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम इसको शुरू करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह से ऑनलाइन वीडियो जल्दी से जल्दी मिलते रहें और बच्चे भी ऑनलाइन तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहें। चलिए शुरू करें बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 वायु तथा जल प्रदूषण। अब वायु और जल प्रदूषण क्या होता है हमने इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में। अब आपको पता ही है वायु जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ों का मिश्रण है। जैसे इसमें 78% कितनी होती है, नाइट्रोजन होती है, और 21% इसमें ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा 1% जो बच जाता है उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन, मीथेन, जल वाष्प आदि अल्प मात्रा में पाई जाती है। ये हमारा वायु का कंपोजिशन होता है। तो वायु प्रदूषण क्या होता है बच्चों? वो देखिए, जो हम सांस लेते हैं वायु, और जो वायु हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उस वायु के प्रदूषित होने को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो वायु प्रदूषण का मतलब जो पीने योग्य जो वायु है उसके प्रदूषण की प्रक्रिया को वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से, जैसे धुआं हो गया आपका, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होगी, जहरीली गैसें, मोनोऑक्साइड होगी, आदि गैसों के मिलने से जो है वायुमंडल में बदलाव आ जाता है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों द्वारा संदूषित हो जाती है और सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक हो जाए तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या हुई? वायु प्रदूषण क्या होता है? जब वायुमंडल की वायु जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे धुआं, जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन क्लोरोफ्लोरो जो होता है हमारा, उसके थ्रू जो है हमारी वायुमंडल की वायु दूषित हो जाए और वह सांस लेने के लायक ना रहे, हानिकारक हो जाए दोनों के लिए, सजीव और निर्जीव जीवों के लिए, तो उसी को ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब वायु प्रदूषित कैसे होती है बच्चों? अनेक प्रकार के संदूषित करने वाले पदार्थ होते हैं जो वायुमंडल को संदूषित यानी प्रदूषित करते हैं, उनको वायु प्रदूषित कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो वायु को संदूषित करते हैं या प्रदूषित करते हैं उनको हम वायु प्रदूषक कहते हैं। ठीक है। अब कभी कभी ये प्रदूषक जो है प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी के फटने से, वनों में आग लगने से धुआं आदि उठता है, आदि धूल कण उठते हैं, उनसे कारण होता है। और कभी कभी मानव की क्रियाओं द्वारा, मानव के क्रियाकलापों के जैसे के द्वारा भी होता है। इनमें वायु प्रदूषण का स्रोत जैसे हम फैक्ट्री लगाते हैं, विद्युत संयंत्र लगाते हैं, स्वचालित वाहन होते हैं, है ना, जलावन लकड़ी होती है, तो इन सब से धुआं निकलता है, जहरीली गैस निकलती है, वो भी क्या करती है, वायुमंडल को प्रदूषित करती है। अब चित्र 18.2 में देखिए, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, जहरीली गैसें, ये वातावरण में वायु को प्रदूषित कर रही है। सड़कों में हम वाहन चला रहे हैं, 18.3 में स्वचालित से धुआं निकल रहा है, तो ये भी वातावरण को क्या होता है, प्रदूषित करता है हमारे वायुमंडल को, है ना। तो ये क्या करते हैं, जहरीली गैसें वातावरण में छोड़ते रहते हैं और वातावरण में वायुमंडल प्रदूषित होती रहती है। अब सर्दियों में धूम कोहरा बनता है ना। तो अब धुएं कैसे बनता है? धुओं के जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के साथ संयोग करके धूम कोहरा बनाते हैं। तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो वायुमंडल में धुएं और दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर धूम कोहरे का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई वाले रोग होते हैं, जैसे दमा हो गया, खांसी होगी, है ना, अस्थमा हो गया, हमें कफिंग होगी, बच्चों में सांस लेने की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें, है ना, आदि प्रॉब्लम हो जाती है। अब बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं जो पेट्रोल शुद्ध करती हैं, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है। ये ऐसी गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में वायु को प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में आदि में फुहार के रूप में होता है, तो ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है ना उसको नष्ट कर रहे हैं। और ओजोन परत आपको पता ही है, सूर्य के जो हानिकारक किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, उनसे हमें बचाती हैं, जिससे कि त्वचा के कैंसर, कई दूसरी बीमारियां होती हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। वातावरण में जो ओजोन लेयर है तो वो नष्ट हो रही है CFC के द्वारा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के द्वारा। तो हमें इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब सरकार ने इनके ऊपर बैन लगा रखा है। इसके अलावा डीजल, पेट्रोल आदि चलने वाले जो स्वचालित वाहन होते हैं, इनसे भी धुआं निकलता है, ये भी हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। अब विशिष्ट अध्ययन कर लेते हैं ताजमहल। ताजमहल के ऊपर चलते हैं। ताजमहल क्या है
और ये किस प्रकार जो है हानि हो रही है इसके ऊपर। तो पिछले 2 दशकों से बच्चों जो हमारे टूरिस्ट हैं वो सर्वाधिक आकर्षित होती हैं वो सिर्फ भारत में आगरा शहर के स्थित ताजमहल से। अब चिंता का विषय तो ये है कि ताजमहल की सुंदरता जो है बाहर की जो दीवारें हैं संगमरमर के पत्थर से जो सफ़ेद संगमरमर है उससे बनी थी, अब वो धीरे धीरे बदरंग होता जा रहा है। बदरंग क्यों हो रहा है? पीला पड़ता जा रहा है। इसका कारण है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें मैंने आपको बता दिया ये वातावरण में मिलती है तो इसके वायु प्रदूषण होता है। तो आगरा तथा तो इसके चारों ओर स्थित बड़े बड़े रबड़ प्लांट है, शौचालय वाहन है, केमिकल विशेषकर मथुरा तेल जो परिष्करणीय केमिकल जो प्योरिफिकेशन प्लांट है, ठीक है, उनसे जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, ये क्या करती है वातावरण में मिल जाती है, फिर वातावरण में मिलकर यह अम्लीय वर्षा को जन्म देती है। अम्लीय वर्षा जब होती है जो इन संगमरमर पे जो हमारा ताजमहल से बाहर की दीवारें बनी उसके ऊपर गिरती है तो इसको नुकसान पहुंचा रही है, इसको पीला करती जा रही है। ठीक है, जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वातावरण में उपस्थित जल वाष्प होते हैं उसके साथ मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, और ये जब अम्ल जो है वर्षा जल में मिलकर नीचे गिरती है तो इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण ही संगमरमर का क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है जो ताजमहल का है। तो ताजमहल को सुरक्षित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना बहुत से उपाय किए हैं। मानवीय न्यायालय ने भी ये ताजमहल देखिए, ये हमारा ताजमहल है, बहुत से बच्चे अगर गए हो वहाँ पे देखा हो आगरा में तो उन्होंने देख लिया हो, अदरवाइज पिक्चर में तो देखा ही होगा अपने फिल्मों में या फिर तस्वीरों में। तो ये जो बाहर की दीवारें हैं बच्चों इसके ऊपर अम्लीय वर्षा का प्रभाव पड़ता जा रहा है और ये पीली होती जा रही है, नुकसान होता जा रहा है। तो ये हमारा एक मुख्य जो है टूरिस्ट केंद्र है, टूरिस्ट का जो केंद्र पॉइंट है वो हमारा ताजमहल है, और ये जो है 7 अजूबों में से जो वर्ल्ड के जो 7 जो वंडर है उनमें से एक है, तो इसको नुकसान पहुंचता जा रहा है। अब मानवीय उद्योगों जैसे सीएनजी गैस है, सीएनजी क्या होती है? आपकी संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। अब इन स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिससे कि धुआं और जहरीली गैसें ना हो, है ना। इसके अतिरिक्त ताज क्षेत्र जो ताजमहल क्षेत्र वहाँ पे मोटर वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश भी दिए हैं। शीशा मतलब लेड, जो एक लेड होता है हमारा धातु होता है ना, वो उसके रहित वो भी हमारा पेट्रोल में होता है, तो ऐसे पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है जिसपे लेड ना निकले, शीशा ना निकले। तो इस प्रकार जो है ताजमहल को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रयास किए हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा पौधा घर प्रभाव 18.4 पौधा घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्या? देखिए, सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात जो है पृथ्वी की सतह पर गर्म कर देती है, आपको पता है ना। फिर पृथ्वी पर जो सूर्य की प्रकाश गिरता है ना बच्चों, वह कुछ भाग पृथ्वी द्वारा उसका अवशोषित किया जाता है, पृथ्वी उसको अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग को परावर्तित कर वापस जो है स्पेस में अंतरिक्ष में लौटा देती है। जो परावर्तित किरणों का कुछ भाग वायुमंडल में ही रुक जाता है, क्योंकि हमारे जो वायुमंडल की जो 5 परतें हैं ना वहाँ पे रुक जाता है। अब ये जो रुका हुआ भाग होता है ना, ये क्या करता है? पृथ्वी को और अधिक गर्म कर देता है। यदि आपने पौधशाला गर्म कर देता है तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं और इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, यानी पृथ्वी को गर्म करते हैं दोबारा से, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसका उदाहरण है जो आप लोग जो है नर्सरी लगाते हैं, पौधशाला लगाते हैं, ग्रीन हाउस देखोगे आपने, उसमें क्या होता है? बाहर से एक पॉलीथीन होता है ना, तो क्या करता है जो पृथ्वी से प्रकाश आता है वो अंदर आता है पर वह बाहर जाता नहीं है और अंदर ही रुका रहता है। तो वो क्या करता है उस वहाँ के जो ग्रीन हाउस जो अंदर जगह होती है, ज़मीन होती है, उसको गर्म रखता है ना, तो इसको गर्म कर देता है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए इसी प्रभाव को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो पृथ्वी का जो हमारा वायुमंडल है वो भी सेम इसी तरह कार्य करता है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके कारण जो है क्या होता है बच्चों, इस प्रभाव के कारण उत्तरदायी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है कि इस प्रक्रम में बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, इसके बिना जो है पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अगर ये ना हो तो इस प्रक्रम के लिए खतरा बन गया है। अब यह प्रक्रम जो जीवन के लिए खतरा बन गया और इसके लिए उत्तरदायी गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की उत्तरदायी गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वायु का एक घटक है, आपको पता है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका का भी अध्ययन आप कर चुके हैं। तो होता क्या है बच्चों, वायु में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होगा? तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना, हम सांस नहीं ले पाएंगे। और क्या होता है, दूसरी ओर वन क्षेत्र भी घट जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं,
करते हैं, आपको पता ही है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे और क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। परंतु अगर कम हो जाए इसकी मात्रा तो वनोन्मूलन के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम पौधे काटते रहेंगे तो इसके कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वातावरण में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण नहीं करेंगे। तो वनों उन्मूलन के कारण भी, वनों को नुकसान के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वायुमंडल में जो औसत तापमान है वह बढ़ता जा रहा है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से लगातार जो है हमारे वातावरण का, वायुमंडल का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब पौधा घर गैसें कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प जैसी अन्य गैसें हैं जो पौधा घर प्रभाव में योगदान देती हैं। तो CO2 भी इसमें एक है, इसको हम पौधा घर गैसें कहते हैं, पौधा घर गैसें कहते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया पहले, हमें जो है जितने भी संदूषक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, हमें उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर है कौन सा, दिल्ली। यहाँ का प्रदूषण के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो हमें पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों को रोकना चाहिए। ठीक है, हमें इसकी जगह CNG गैसों का इस्तेमाल करना चाहिए ईंधन के रूप में। अब देखिए दिल्ली में तो बसों पे भी लिखा होता है ये जो है CNG सर्विस पे चली हुई है जी, तो इसमें पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं होता। ये क्यों किया गया है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की लेवल बहुत ज़्यादा है, इसको घटाने के लिए यह किया गया है। और हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए हमें, है ना। जब हम अत्यधिक पौधे लगाएंगे तो जो वातावरण है वह दूषित उनसे बच जाएगा। अब आपको पता है वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के महीने में, तो हमें अपना योगदान देना चाहिए। उस महीने में बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए और जुलाई माह के प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष रोपित करने चाहिए। जुलाई माह में जो होता है उसको हम वन महोत्सव मनाते कहते हैं। तो वन महोत्सव जो हमारा जुलाई महीने में मनाया जाता है, जिस महीने में अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो ये तो वायु प्रदूषण बच्चों। उसके बाद आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। अब आता है जल प्रदूषण। तो बच्चों जल प्रदूषण मैंने आपको बताया, देखिए जो पृथ्वी के भौम जल है या दूसरे जल के स्रोत हैं या पीने का जल है या नदियाँ तालाब है, उन सभी को किसी न किसी प्रदूषक के द्वारा अगर दूषित किया जाए तो उसी को जल प्रदूषण कहते हैं, है ना। तो जल भी वाहित मल जैसे विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थों से दूषित होता है। जब ये सभी पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल को प्रदूषित कर देते हैं और इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं या जल प्रदूषक कहते हैं। इन पदार्थों को हम जल प्रदूषक कहते हैं। अब जल प्रदूषित होता कैसे है, देखिए जो गंगा नदी है भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है और यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय और पूर्वी भारतीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों से गुजरती हुई जाती है, यह उनका पोषण करती है। तो ये देखिए भारत गंगा नदी का मार्ग दिखा हुआ है। गंगा नदी कहाँ कहाँ से बहती है, गंगा नदी गंगोत्री और गोमुख से निकलती है। ठीक है बच्चों, फिर यह हरिद्वार उत्तराखंड से होते हुए नई दिल्ली, कानपुर से होते हुए इलाहाबाद से, वाराणसी से यानी उत्तर प्रदेश से, उसके बाद बिहार से, पटना से होते हुए यह वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में चली जाती है, हमारे कोलकाता में, फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये गंगा नदी का पाथ है, रास्ता है। अब इसके रास्ते में जो भी शहर आ रहे हैं वहाँ से गंदगी बढ़ोतरी होती रहती है, गंगा नदी का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की जीविका के लिए इस पर निर्भर हैं, गंगा नदी पर। ठीक है बच्चों, परंतु इसके चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो उसमें निरंतर वृद्धि कर रहे हैं प्रदूषण में। इसके प्रदूषण स्तर पहुंचने का कारण यह भी है कि जिन शहरों और बस्ती से होकर यह नदी गुजरती है वहाँ के लोग जो है अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट निकालते हैं, है ना। और घरों का जो अनुपचारित वाहित मल होता है ना उसको भी निकालते हैं और मरे गले जीव जंतु होते हैं उनको भी फेंकते हैं। तो इसका नदी जो है, गंगा नदी हमारी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। इसका जल जो है प्रदूषित हो रहा है। इसके जल में जीवन नहीं रह पाते, यहाँ की नदी निर्जीव हो गई है। ठीक है, अब 1985 में नदी बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की गई जिसे गंगा कार्य परियोजना कहा गया। 1985 में लॉन्च की गई ये परियोजना गंगा कार्य परियोजना। ठीक है बच्चों, इससे क्या कारण था, इससे जो है नदी को हमें साफ सुथरा करना था और हमें इसके लिए जो है बहुत सारी चीज़ों को रोकना था। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। उत्तर प्रदेश के जो कानपुर शहर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा यह प्रदूषित होती है। कानपुर शहर के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। अब इस नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते, मलमूत्र छोड़ते, आप देख यहाँ पे देखिए ये है
गंगा नदी को प्रदूषित करने का फैलाव वाला क्षेत्र, जहाँ पे मनुष्य को मरे हुए जीव जंतु वहाँ फेंक देते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों का निकला हुआ कचरा जो गंगा नदी के किनारे फेंक दिया जाता है, इससे भी नदी प्रदूषित हो रही है ना। तो कानपुर की जो नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो गई है और नदी का प्रवाह भी बहुत ही धीमा हो गया। इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक जो है जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनमें उर्वरक होती है, अपमार्जक होता है, चमड़ा होता है, पेंट होता है, फैक्ट्रियाँ शामिल हैं। अब ये भी नदी में क्या करती हैं, बहुत सारी जो है गंदगी फैलाती हैं, जिसके कारण जो है हमारी जो है गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर जो है हम कह सकते हैं कि नदियों को, हमें गंगा नदी को बचाना चाहिए, उसको जो है साफ सुथरा रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? हमें इसके लिए जो है कूड़े करकट को नहीं फेंकना चाहिए। वाहनों में जो जहरीली गैसें निकल रही है, जो पदार्थ निकल रहे हैं, उनको भी हमें सीधा, तेल जैसी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री से तेल निकलता है, वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनको भी गंगा नदी में नहीं डालना चाहिए, है ना। तो इससे हम जल को प्रदूषण से बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने बड़े अधिनियम कानून बनाए हैं, जिनके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको जल में प्रवाहित करने से पहले, यानी जल में बहाने से पहले उनको क्या करना पड़ता है, उपचारित यानी ट्रीट करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। परंतु बहुत सारे इंडस्ट्रीज इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और सीधे जल को बिना उपचारित किए वहाँ पे फेंक रहे हैं, जिसके कारण जो है नदी का जल जो है दूषित होता जा रहा है। उसके बाद इस प्रकार जो गंगा नदी जो हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट हो रही है। दूषित जल हो गया, इसके कारण जो वहाँ का जल जो है परजीवी भी हो सकते हैं, हैजा, मियादी बुखार आदि बीमारियाँ रोग से फैल जाती है, आपको पता ही है। अब स्तनधारियों के मल के उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इसका अर्थ यह है कि वह जल मल युक्त पदार्थ द्वारा प्रदूषित है। यदि इस प्रकार के जो जल में संक्रमण ना हो तो विभिन्न प्रकार के संक्रमण इसमें हो सकते हैं। अब आता है पेयजल क्या है तथा इसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है। तो पेयजल, पीने योग्य पानी को, ठीक है बच्चों, पीने के लिए जो पानी उपयुक्त होता है उसको पेयजल कहा जाता है। और पेयजल को हम पता है कैसे दूषित करते हैं, आप सभी जानते हैं। आपने देखा होगा कि विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से पहले हमें पूर्व उसको वाहित मल उपचार संयंत्रों से जल को शुद्ध किया जाता है। अगर हम जल को शुद्ध ना करें, सीधे ही पीने के स्रोतों में, पानी के स्रोतों में डाल दें, तो पानी का जल जो है खराब हो जाएगा। पीने वाला पानी जल जो है वो हमारा दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार नगर निगम, नगर पालिकाएं और घरों से आपूर्ति करने वाले जल का उपचार करती रहती हैं और वह जल को, पेयजल को क्या करती रहती हैं, सुरक्षित करती रहती है, वेस्टेज जो प्रदूषित होने से बचाती रहती हैं। तो पीने के जल के लिए निरापद कैसे बनाया जाता है, देखिए हमें देख चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं। यह अपद्रव्यों को दूर करने के लिए भौतिक विधि है। आम प्रचलित घरेलू फिल्टर कैंडल फिल्टर होता है। दूसरा, बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालते हैं। निरापद का मतलब स्वच्छ जल को प्राप्त करने के लिए हम पानी को उबालते भी हैं। तो इसके कारण क्या होता है, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ जो है एक तो नीचे बैठ जाएगी, दूसरे वाष्पित हो जाएगी। तीसरा, जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि है क्लोरीकरण, यानी उसमें क्लोरीन की मात्रा डालना, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जल में जब क्लोरीन की गोलियां या विरंजक चूर्ण डाला जाता है, इसके कारण क्या होता है, जल में उपस्थित अशुद्धियां और बैक्टीरिया मर जाते हैं और जल पीने योग्य बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें, हाँ, जो हमारे जो 3R का सिद्धांत है उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यानी रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, और रिसाइकिल यानी दोबारा चक्रण करना। ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, ताकि हम जल की बर्बादी को बचा सकें और जल को खराब होने से बचा सकें। हमें और क्या करना चाहिए, कपड़े धोने, घरेलू कार्य के लिए उपयोग हो जाने वाले जल का पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचारों पर सोचना चाहिए, ताकि हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकें। उदाहरण के लिए, सब्जियों का जो धोने के लिए पानी इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग पौधों को देने में, सिंचाई के लिए किया जा सकता है ना। ऐसे फेंके तो बेकार हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम जल संकट से भी बच सकते हैं और जल को प्रदूषित होने से भी बचा सकते हैं। अब ये है जल उपचार संयंत्र क्या होते हैं, जो हमारा जो खराब जल होता है, जो हमारा जो मलवाहित जल होता है, उसको इन संयंत्रों में पास किया जाता है। पहले इनको मिक्स किया जाता है एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा, हवा द्वारा, फिर उसके अंदर जो है
मल नीचे बैठ जाता है, शुद्ध पानी ऊपर से हटा दिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। फिर फिल्टर करने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा उपचार संयंत्र होता है, आप पढ़ चुके हैं उसको पहले भी। तो इस प्रकार जो है हमें जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को बचाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें और हमारा आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा साफ पानी मिल सके। तो बच्चों इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में है आपके 11 क्वेश्चन सॉरी। उसमें से हम आज पहले 3 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी कल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों आपका अभ्यास का पहला प्रश्न है, विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है। जल का संदूषण मतलब जल प्रदूषित होता है। तो कौन कौन सी ऐसी विधि है जिनके द्वारा जल प्रदूषित होता है? तो चैप्टर के दौरान मैंने सभी पढ़ाई थी। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला आता है मल अपशिष्ट, यानी जो हम रसोई घर का जो अपना जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या मल होते हैं, जैसे हमारे शौचालय से, कपड़े धोने के स्रोत से, इन सभी से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, अगर उनको भी हम सीधा जल में प्रवाहित करें तो इससे भी जल प्रदूषित होता है ना। दूसरा है आपका औद्योगिक अपशिष्ट। अब उद्योगों से जो निकलने वाला जहरीला पदार्थ होते हैं वो पानी में मिलकर जो है पानी को प्रदूषित करते हैं, उनको पानी में नहीं फेंकना चाहिए। तीसरा कृषि रसायन, जो केमिकल, जो हमारा एग्रीकल्चर जो केमिकल्स होते हैं, जैसे हम छिड़काव करते हैं खेतों में सिंचाई के दौरान वृद्धि करने के लिए, तो ये कीटनाशक होते हैं या केमिकल्स होते हैं, ये भी हमारे जल को प्रदूषित करते हैं। तो 3 विधियां बताएंगे आप, जो मैंने आपको बताई। एक तो मानव अपशिष्ट होते हैं, दूसरा औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, तीसरा आपका कृषि रसायन हो गया, जिनके द्वारा जो है जल प्रदूषित होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने की कैसे सहायता कर सकते हैं? एक व्यक्तिगत तौर पे आप क्या क्या कर सकते हो? देखिए एक व्यक्तिगत तौर पे, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो हमें कम दूरी के लिए वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम, अगर हमें नज़दीक जाना हो तो हमें पैदल जाना चाहिए, वाहनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे कि वायु प्रदूषण ना हो। दूसरा दूसरा हम क्या करें, दूसरा हम करेंगे कि जितना हो सके हम कारों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, और जब भी संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपनी पर्सनल कार ले जाते हैं तो क्या होगा, एक व्यक्ति अगर एक कार ले जाएगा तो उसका ज़्यादा हम पेट्रोल चलाएंगे तो धुआं निकलेगा, जहरीली गैसें निकलेगी, इससे ज़्यादा नुकसान होगा। इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, जैसे 15 लोगों को जाना है तो 15 कारों की बजाय एक बड़ी सी जो अपनी सरकारी गाड़ी होती है, बसें होती है, उस पर जाना चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा तीसरा हम क्या कार्य कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे हम कर सकते हैं कि कूड़े को हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए, हमें खुले में कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, है ना। और संभव हो तो सार्वजनिक जो बनाया होता है गवर्नमेंट ने कूड़े रखने का जगह, वहाँ रखना चाहिए। चौथा हम क्या करते हैं, स्वच्छ ईंधन, जो धुआं रहित ईंधन, जैसे एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, या सीएनजी गैस है, जो आपकी जो गाड़ी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है पेट्रोल डीजल की जगह, तो उसका इस्तेमाल करें ताकि आप जो है वायु प्रदूषण को बचा सके होने से। तो ये हम पर्सनल लेवल पे करेंगे। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3। स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी करें। बच्चों हमेशा स्वच्छ जो दिखता है, पारदर्शी दिखता है जल, वो पीने योग्य बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पानी जब साफ दिखाई दे सकता है, लेकिन इसमें हो सकता है सूक्ष्म जीव और जो दूसरे जीवाणु हो, जो विकृत अशुद्धियाँ हों, जो कुछ रोग उत्पन्न कर सकें। इसलिए स्वच्छ और साफ दिखने वाला जल हमेशा पीने योग्य नहीं होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमें इतना 3 ही प्रश्न काफ़ी है, ये 3 ही करेंगे। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसको वीडियो को पढ़ते रहें। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो 3 प्रश्न मैंने बताए ये भी आपने अच्छे से नोट किए होंगे, और पूरे चैप्टर में जो मेन चीज़ें थी जो हमने कवर की, वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझी होगी। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के बचे हुए अभ्यास के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।